सैम्पल क्वेश्चन NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम के सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे इसमें और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट हैं, आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर हो जाएं। और ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी या फिर थोड़ा बहुत वर्डिंग्स चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, इनको देखकर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला है एन इंडेक्स ऑप्शन इज। इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है? डेप्थ इंस्ट्रूमेंट होता है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है, कैश मार्केट प्रोडक्ट होता है या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है? बट ऑब्वियस डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है। देन द परचेज ऑफ अ सेल इज in one market and simultaneously sell in a different market to benefit from the price differential is known as। मतलब इसका ये कि एक मार्केट में आप शेयर को बाय कर रहे हो और साइमल्टेनियसली दूसरे मार्केट में आप शेयर को सेल कर रहे हो, तो जो प्राइस डिफरेंस आप लेते हो, उसका बेनिफिट उठाते हो, उसे क्या कहते हैं? मतलब इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? मॉर्गेज बोला जाता है, आर्बिट्रेज बोला जाता है, हेजिंग बोला जाता है या स्पेक्यूलेशन बोला जाता है? स्पेक्यूलेशन मतलब क्या? ट्रेडिंग। जो हम डे ट्रेडिंग करते हैं उसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। या हमारे पास कोई भी पोजीशन कैश मार्केट में नहीं है बट फ्यूचर मार्केट में हम बाय सेल जो पोजीशन बिल्ड करते हैं, नेक्ड पोजीशन जो बिल्ड करते हैं, उसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं या ट्रेडिंग बोलते हैं, राइट। देन हेजिंग क्या होता है? अगर हमारे पास कैश में कुछ सिक्योरिटीज हैं, कोई पोर्टफोलियो है ना, तो इसको हम रिस्क से बचाने के लिए, है ना, इसको रिस्क से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? फ्यूचर में आइदर बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। हमको जो भी प्रिडिक्शन आता है, मार्केट अप हो या डाउन हो, तो कैश में होते हुए फ्यूचर में करते हैं, तो उसको हेजिंग बोला जाता है। देन मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज कोई भी अगर इस्टेट, जो रियल इस्टेट है, यानी कि हमारे पास कोई बिल्डिंग है, कोई प्लॉट है, उसके अगेंस्ट में जो हम लोन लेते हैं उसको मॉर्गेज बोला जाता है। तो बचा क्या? आर्बिट्रेज। एक आर्बिट्रेज ही है जिसमें हम साइमल्टेनियसली टू मार्केट में ट्रेड करते हैं टू टेक द बेनिफिट ऑफ प्राइस डिफरेंस, तो उसे आर्बिट्रेज बोला जाता है। जब दो डिफरेंट मार्केट में एक साथ ट्रेड लिया जाता है, लाइक एक कैश मार्केट में आपने ट्रेड लिया है और एक फ्यूचर में ट्रेड लिया है, तो वो क्या होता है? आर्बिट्रेज होता है। या फिर एक फ्यूचर में लिया है और एक ऑप्शन में लिया है, तो वो भी आर्बिट्रेज होता है, राइट। The next is financial derivatives provide the facility for। अब जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं वो किस चीज के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? ट्रेडिंग के लिए, हेजिंग के लिए, आर्बिट्रेजिंग के लिए और ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियस सभी के लिए हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, हेजिंग भी कर सकते हैं, आर्बिट्रेजिंग भी कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। देन ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेस ड्यू टू। अब जो ऑपरेशनल रिस्क रहती है, ऑपरेशनल रिस्क मतलब क्या हो गया? बाय आपका रेट गलत डल गया, क्वांटिटी गलत डल गई, या फिर आप बाय करना चाहते थे, आपका सेल ऑर्डर हो गया, है ना, तो ये सब ऑपरेशनल रिस्क होती हैं। या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक हो गई, तो जो भी कुछ मैन्युअली लाइक चेंजेस आ रहे हैं या मैन्युअली आप जो एंट्रीज कर रहे हैं उसमें कुछ भी चेंजेस, मतलब उसमें कुछ भी गलत हो जाता है, तो उसको ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं, राइट। तो ये किस किस कारण से हो सकता है? इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग, टू मच ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, इनकम टैक्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब ये थोड़ा सा ना कॉमन सेंस का क्वेश्चन। ऑब्वियस है इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग, हम जब कुछ ज्यादा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ चीजें कर देते हैं, तो उस केस में ही हमारा ये कुछ ऑपरेशनल रिस्क लॉसेस हो सकते हैं। अदरवाइज अगर हम मैनेजमेंट करें और इनकम टैक्स रेगुलेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी का भी इससे कुछ लेना देना है, तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना। देन नेक्स्ट इज इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो व्हेन द लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज पुअर। ट्रू और फॉल्स? मतलब कि
इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो आपको लो पड़ती है कब, जब सिस्टम में लिक्विडिटी कम होती है। तो दैट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, इम्पैक्ट कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ती है जब लिक्विडिटी कम होती है। जब लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तब इम्पैक्ट कॉस्ट लो होती है। मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लिक्विडिटी की, है ना। जब लिक्विडिटी इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा होगी तो लिक्विडिटी लो होगी, जब इम्पैक्ट कॉस्ट लो होगी तो लिक्विडिटी मतलब उस टाइम पे लिक्विडिटी हाई है ना। तो ये अपोजिट मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो व्हेन द लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज पुअर। जब लिक्विडिटी कम रहेगी तो इम्पैक्ट कॉस्ट भी आपको कम पड़ेगी, नहीं, जब इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा होगी तो मतलब लिक्विडिटी जब पुअर रहेगी तो उस टाइम पे इम्पैक्ट कॉस्ट हाई रहेगी। ओके, सो द आंसर क्या है, फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। यू सोल्ड वन XYZ स्टॉक। अभी हमने क्या करा है, सेल किया है XYZ स्टॉक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कितने प्राइस पर, 278 के प्राइस पे, और इसका जो लॉट साइज है वो कितना है, 1200 का है, ठीक है। व्हाट इज योर प्रॉफिट और लॉस इफ यू परचेज द कॉन्ट्रैक्ट बैक एट ₹265। अब आपने बाय इसको कितने प्राइस पे कर लिया, 265 पे कर लिया। तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आता है, बाय माइनस प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला बोल सकते हो आप। बाय माइनस सेल माइनस बाय, राइट। जो भी सेलिंग प्राइस रहेगा माइनस बाय प्राइस, मतलब 278 माइनस 265। तो आपको टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 13 रुपीज का प्रॉफिट हुआ पर शेयर। आपका लॉट साइज कितना था, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 लॉट लिखा हुआ है, 1, है ना। तो मतलब आपके पास सिर्फ एक ही लॉट है, मतलब टोटल कितनी क्वांटिटी है आपके पास में, 1200। तो इनका जो दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा, आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कितना होगा, मतलब 15600। तो माइनस मतलब लॉस और प्लस में है मतलब कि प्रॉफिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन। यू हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कितने, 1 कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक लॉट किया है हमने, है ना, ऑफ XYZ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 50। मल्टीप्लायर 50 मतलब जो लॉट साइज है वो कितने का है, 50 का लॉट साइज है, एक लॉट में 50 क्वांटिटी है। एट द प्राइस ऑफ 3400, मतलब आपने कितने रुपए पे सेल किया है अपना पोजीशन, 3400 पे। ओके, when you close this position after a few days you realize that you made a profit of 10,000 rupees। मतलब आप कुछ दिनों के बाद में जब पोजीशन को क्लोज करते हो तो आप क्या रियलाइज करते हो कि आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजिंग एक्शन वुड हैव इनेबल्ड यू टू जनरेट दिस प्रॉफिट। अब आपको जो क्लोज किया है पोजीशन मतलब आपने रिटर्न में वापस से बाय किया होगा। तो वो ये पूछ रहा है कि आपने किस प्राइस पे इसको रिटर्न में बाय किया जिससे कि आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है तो फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि हमको पर शेयर कितने का प्रॉफिट हुआ। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पर शेयर प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। अब हमने यहां से पर शेयर प्रॉफिट निकाल लिया, 0 से 0 कट हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब हमको पर शेयर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने प्राइस का हुआ है, 200 पॉइंट्स का हुआ। मतलब हमको हर एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ है, 200 पॉइंट्स का। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, आपने सेल किया है 3400 पे, जब ये शेयर नीचे जाएगा और आप बाय करोगे तो ही आप प्रॉफिट कंडीशन में हो, राइट। अगर ये अप साइड जाता है और अप साइड पे अगर आप बाय करते हो तो ये तो आपके लिए क्या हो गई, लॉस की कंडीशन हो गई, राइट।
तो ऊपर तो जाएगा नहीं, मतलब 34 से ज़्यादा का तो प्राइस नहीं रहेगा, 34 से कम का ही प्राइस रहेगा। तो ये जो 200 पॉइंट है, मतलब आपने ये 200 पॉइंट नीचे आने के बाद इसको बुक करा है, तो हम क्या करेंगे 3400 में से 200 पॉइंट माइनस कर देंगे, मतलब कि 3200 पे आपने इसको रिटर्न में बाय किया है, तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर बाइंग। अब देखिए ये वाला कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, जून कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो ऑब्वियस है हम जून कॉन्ट्रैक्ट ही परचेस करेंगे रिटर्न में। और हमने पहले क्या किया है, शॉर्ट किया है, पोजीशन को सेल किया है, तो जब क्लोज करेंगे तो बाय करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे सेलिंग भी है, देखिए सेलिंग 1 जून, और आप इस पे टिक कर देंगे कि क्लोज किया पोजीशन, बाय किया होगा तो नहीं। यहाँ पे बाइंग 1 जून XYZ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट 3200, ये हमने बाय किया है और जून कॉन्ट्रैक्ट ही था, तो आफ्टर फ्यू डेज बोला है, तो ये वाला जो हमारा आंसर है ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, बाइंग 1 जून XYZ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट 3200 है ना। और दोनों ऑप्शन है, देखो अगर तुम +200 पॉइंट करते, +200 पॉइंट यहाँ पे कर देते तो 3600 आ जाता, तो ये भी ऑप्शन है बाइंग 1 जून। बट ये ध्यान रखना कि अगर सेल किया है डाउन जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा, अप जाएगा तो लॉस होगा उस केस में, है ना। अगर बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हुई तो वो लॉस कंडीशन है, और जब बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगी तो देन ओनली प्रॉफिट कंडीशन होगी, चाहे आप पहले बाय करो या चाहे आप पहले सेल करो। तो आपको ये ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द शेयर इफ कैश प्राइस इज 750 रुपीज। अब वो ये पूछ रहा है कि इन सब में से, इन चारों में से कौन सा वाला प्राइस जो है वो क्लोजेस्ट फॉरवर्ड प्राइस है ना। तो अब यहाँ पे हम पहले कैश प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, कैश प्राइस कितना दिया हुआ है 750 रुपीज का, है ना। और जो मैच्योरिटी है कॉन्ट्रैक्ट का वो कितना है 6 मंथ का है। ओके, और जो इंटरेस्ट रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है 12% का दे रखा है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे 750 का 12% निकालेंगे। ठीक है, बट ये जो 12% है ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये ईयरली दे रखा है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है दैट मीन्स वो ईयरली परसेंटेज है ना। तो यहाँ पे हम ईयरली नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए सिर्फ 6 मंथ का चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम 6/12 ओनली 12 मंथ 6 मंथ का चाहिए ना, तो 6/12 से हम यहाँ पे 6/12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से 12 कट हो गया। आप 6 और 75 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा अराउंड 4500 100, है ना। इसको इससे कट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 45, मतलब जो 12% है 750 रुपीज का वो 45 है, तो 750 + 45, तो ये कितना आ जाता है 795। तो जो क्लोजेस्ट इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग जो क्लोजेस्ट फॉरवर्ड प्राइस है इसका वो 795 रुपीज है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, अच्छा 750 है, सबसे नजदीक का जो है वो 772.5 है, तो ये आंसर होगा। नहीं, ये क्यों दे रखा है 6 मंथ क्यों दे रखा है, ये 12% क्यों दे रखा है आपको। यहाँ पे जो क्लोजेस्ट प्राइस है यानी कि जो उसका मैच्योरिटी डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए वो आपको पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे 750 का 12% निकालेंगे और मैच्योरिटी उसकी सिर्फ 6 मंथ की है, तो ये जो 12% है ये 12 मंथ्स के लिए दे रखा है, 1 ईयर के लिए दे रखा है, तो हम सिर्फ 6 मंथ के लिए निकालेंगे। तो 6 मंथ 6/12 करेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा है तो वो 5 आ रहा है, तो वो 45 हम कैश प्राइस में ऐड करेंगे, तो जो आपका आंसर है वो 795 रुपीज का है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू हैव सोल्ड अ XYZ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप किसी XYZ कंपनी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हैं। ओके,
देन यहाँ पे दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर मतलब लॉट साइज, ठीक है। तो उसका लॉट साइज कितना है, 50 क्वांटिटी का लॉट साइज है, ओके। एट 3100 आपने सेल किस प्राइस पे किया हुआ है, 3100 पे, एंड बॉट इट बैक एट 3300, एंड उसको रिटर्न बाय आपने किस प्राइस पे किया है, 3300 पे, ओके। देन व्हाट इज योर गेन एंड लॉस। तो हम यहाँ पे गेन एंड लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। आप ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि सेलिंग प्राइस माइनस बाय प्राइस, आप ये गेन एंड लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। एंड एक कंडीशन भी ध्यान रखिएगा, अगर सेल प्राइस बड़ी है बाय प्राइस पे तो ये किसकी कंडीशन होती है, प्रॉफिट की कंडीशन होती है, राइट। और अगर सेल प्राइस छोटी है बाय प्राइस से तो ये किसकी कंडीशन होती है, लॉस की कंडीशन होती है। यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, देखिए सेल प्राइस जो है वो 3100 है और बाय प्राइस जो है वो 3300 है, मतलब सेल प्राइस छोटी है बाय प्राइस से, तो दैट मीन्स ये लॉस की कंडीशन है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी करेंगे तो 3100 माइनस 3300 दैट मीन्स 200। माइनस में क्यों, बिकॉज जो बड़ा डिजिट है वो माइनस का है, दैट्स वाई। तो आपको पर शेयर ये 200 का लॉस पर शेयर आया है कि आपको हर एक शेयर पे 200 क्वांटिटी का लॉस हुआ है ना। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा 50, क्योंकि टोटल कितनी क्वांटिटी परचेस किया थी क्लाइंट ने, 50 इंटू 200, मतलब टोटल जो लॉस हुआ है क्लाइंट को वो कितने का हुआ है, 10,000 रुपीज का लॉस हुआ है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑफ 10,000, ये इसका राइट आंसर है, फर्स्ट वाला, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैलेंडर स्प्रेड अट्रैक्ट इन इंडेक्स फ्यूचर। जो कैलेंडर स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडेक्स फ्यूचर के लिए क्या अट्रैक्ट करता है, सेम मार्जिन एज सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट लेग ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कैलेंडर स्प्रेड फॉर्म किया है तो सबसे फर्स्ट तो आपको रिमाइंड करना पड़ेगा कि कैलेंडर स्प्रेड फ्यूचर में क्या होता है। और मे भी आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला भी था कि इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। कैलेंडर स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि आप दो कॉन्ट्रैक्ट्स में सेम टाइम पे पोजीशन बिल्ड करते हैं, राइट। अगर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपने बाय पोजीशन ली है तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में आप सेल पोजीशन लेते हैं। और चूंकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट में, एक कॉन्ट्रैक्ट में बाय होती है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में सेल पोजीशन होती है, तो ये हमेशा लोअर मार्जिन्स को अट्रैक्ट करता है। वाई लोअर मार्जिन्स को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लस में रहेगा और सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट माइनस में रहेगा। अगर माइनस डाउन साइड जाता है तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट माइनस में रहेगा बट सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट प्लस में रहेगा। तो ये ऑलवेज नल और मैक्सिमम टाइम नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन क्रिएट करती है पोजीशन, ठीक है। तो दैट्स वाई ये लोअर मार्जिन्स को अट्रैक्ट करती है। तो इसका जो आंसर है वो लोअर मार्जिन अट्रैक्ट होगा सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट लेग, बिकॉज अगर क्लाइंट फॉर सपोज इस कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर रहा है तो इसके लिए भी उसको इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ेगा, राइट। हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी क्लाइंट को फ्यूचर में पोजीशन क्रिएट करनी होती है तो इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है। एंड फॉर सेकेंड इसके लिए भी इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ेगा, पर चूंकि वो कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे जो मार्जिन होगा वो फर्स्ट और सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट का सम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का उसको फुल पेमेंट करना पड़ेगा और सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको सिर्फ मार्क टू मार्केट पे करना पड़ेगा। तो ये ऑलवेज लोअर मार्जिन्स अट्रैक्ट करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट ए हैज परचेज 10 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई क्लाइंट ए है जिसने 10 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 10 लॉट या कोई भी 10 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं, ओके, दिसंबर सीरीज के, ऑफ दिसंबर सीरीज। तो यहाँ पे हम आगे में दिसंबर लिख देते हैं। एंड सोल्ड
सेम क्लाइंट ने 7 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए हैं, ठीक है, ऑफ जनवरी सीरीज। तो ये हो गया जनवरी सीरीज ऑफ एनएससी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर का। दोनों ही ट्रेड किस पे लिया है क्लाइंट ने? निफ्टी पे लिया है। हाउ मेनी लॉट्स विल गेट कैटेगराइज्ड एज अ रेगुलर नॉन स्प्रेड ओपन पोजीशन। ओके, सो हमको ये बताना है कि इनमें से कितने ऐसे लॉट है, कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो कि नॉन स्प्रेड पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट तो जो कि एक एक्सपायरी पे एक कॉन्ट्रैक्ट पे उसने बाय किया है, दूसरे में उसने सेल किया है, तो जो टोटल नंबर है वो कितने हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे 10 है, तो दैट मीन्स 7 का तो क्या हो रहा है? स्प्रेड क्रिएट हो रहा है। बट 3 कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर के ऐसे हैं जिनमें स्प्रेड क्रिएट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है? क्योंकि मैक्सिमम जो सोल्ड क्वांटिटी है वो कितनी है? 7 है। तो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा? 3। हमारे 3 ऐसी पोजीशन है जो कि नॉन स्प्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वेस्टर हु इज एंटिसिपेटिंग अ ब्रॉड स्टॉक मार्केट फॉल। मतलब कोई ऐसा क्लाइंट है या कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि पार्टिसिपेट करना चाहता है मार्केट फॉल में, मार्केट ब्रेक हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, बट इट नॉट विलिंग टू सेल हिज एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। लेकिन वो अपना पूरा पोर्टफोलियो बेचना नहीं चाहता। कैन ऑफसेट इज पोटेंशियल लॉस बाय शॉर्टिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर। तो क्या वो जो यहाँ पे लॉस हो रहा है मार्केट के फॉल होने के कारण, तो क्या वो ऑफसेट कर सकता है उसको, मतलब बैलेंस कर सकता है बाय शॉर्टिंग अ सर्टेन इंडेक्स फ्यूचर को सेल करके। तो देखिए ये हेजिंग का क्वेश्चन है, बट डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है। तो दिस इज ट्रू कि हाँ वो ऐसा कर सकता है। वो अपने पोर्टफोलियो को इंडेक्स फ्यूचर को बेच के, हमने पढ़ा था आई थिंक कि जितना भी उसका बीटा आएगा, उस बीटा के मल्टीप्लायर में जो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी उतना वो अगर इंडेक्स फ्यूचर सेल करता है तो उसको पोटेंशियल जो भी लॉस हो रहा है या वहाँ से वो कुछ प्रॉफिट्स गेन कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाय। मतलब जो इनिशियल मार्जिन रहती है फ्यूचर ट्रेडिंग में वो कौन पे करता है? ओनली बायर, ओनली सेलर, बोथ बायर एंड सेलर, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो ये वाला जो आंसर है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता, बिकॉज जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है वो तो कलेक्ट करता है, पे नहीं करता है, राइट? वो रिटर्न पे करता है बट डायरेक्ट पे नहीं करता है अगर पोजीशन लेना है तो यहाँ पे आएगा बोथ बायर एंड सेलर। अगर बायर है, फर्स्ट बाय कर रहा है तो भी इनिशियल मार्जिन पे करनी है। अगर वो नेकेड पोजीशन ले रहा है, डायरेक्ट सेल कर रहा है, फर्स्ट वो सेल कर रहा है ओपन पोजीशन में, तो भी उसको मार्जिन पे करना है। Then next question, when the near leg of the calendar spread transaction on index future expire। मतलब अगर जो अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है वो एक्सपायर हो जाता है, या नियर लेग जो नज़दीक का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाता है, तो जो फर्दर लैग रहेगा, जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, बिकम अ रेगुलर ओपन पोजीशन। तो क्या वो एक रेगुलर ओपन पोजीशन बन जाएगा? हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी सितंबर मंथ चल रहा है, हमने यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर को बाय किया है और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में इंडेक्स फ्यूचर को हमने सेल किया है। अब ये जो सितंबर मंथ है ये 24 सितंबर को क्लोज होने वाला है ना? एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट 24 सितंबर को, ठीक है? तो ये वाला जो बाय पोजीशन है ये हमको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा वापस से। तो क्या ये अक्टूबर वाली जो सेल पोजीशन है अगर हम इसको कैरी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो क्या ये ओपन पोजीशन रहेगी? यस, अगर ये वाला हम पोजीशन क्लोज कर देंगे तो ऑब्वियस है ये वाली जो सेल पोजीशन है ये एज अ ओपन पोजीशन कहलाएगी, नॉन स्प्रेड पोजीशन कहलाएगी, ठीक है? तो ये आंसर जो है यहाँ पर वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग शॉर्ट और स्टॉक मीन्स। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सेलिंग शॉर्ट लिखा हुआ है बट मोस्ट कॉमन वर्ड यूज किया जाता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास में स्टॉक नहीं है, आपने परचेस
नहीं किया हुआ है, आपने बाय नहीं किया हुआ है, बट आपको क्या लग रहा है कि मार्केट फॉल होगा, मार्केट डाउन साइड मूव करेगा, तो उस केस में आप क्या करते हैं, फर्स्ट सेल पोजीशन लेते हैं, है ना, एंड देन इन फ्यूचर उसको अगेन बाय करते हैं अगर आपको वो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडिक्शन मिलता है, या फिर आपका जो लॉस बियरिंग कैपेसिटी आ जाती है ना, अगर हायर पॉइंट्स पे भी जाता है तो जहाँ पे भी लॉस बियरिंग कैपेसिटी आपकी आ जाती है तो आप वापस से इसको बाय कर लेते हैं। दैट मीन्स कि ये स्टॉक जो है ये आपने ऑन नहीं कर रखा है, मतलब आपने परचेस नहीं कर रखा है, बट आप सपोज कर रहे हो कि आप उसकी डिलीवरी लोगे, आप सपोज कर रहे हो कि आप उसको बाय करोगे, आप ठीक है, आप सपोज कर रहे हो कि उसकी डिलीवरी लोगे। तो हम इसको लास्ट पहले देखते हैं ऑप्शन, सेलर हैज मोर देन अ ईयर टाइम टू डिलीवर द स्टॉक विच ही सोल्ड। तो देखिए ये वाला तो आंसर यहाँ पे टाइम लिमिट दे दिया है, ईयर का टाइम बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है, अगर उसने जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में परचेसिंग किया है उसी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के पहले ऑन और बिफोर उसको पोजीशन अपना क्लियर करना पड़ेगा। तो ये वाला तो गलत है। सेलर ऑन द स्टॉक, फर्स्ट सेंटेंस ही गलत है, सेलर कभी स्टॉक को ऑन करता ही नहीं है ना, अगर वो शॉर्ट सेलिंग कर रहा है तो। अगर वो ऑलरेडी डीमैट में उसके पास शेयर्स हैं एंड देन सेल कर रहा है तो वो सेलर ने स्टॉक ऑन किया हुआ है, बट हमसे यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का मतलब पूछा है, तो ये वाला आंसर भी नहीं है। सेलर हैज टू डिलीवर द स्टॉक विद इन अ शॉर्ट टाइम, अब यहाँ पे टाइम फ्रेम तो दिया बट शॉर्ट टाइम तो कितना शॉर्ट टाइम, यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है। देन सेलर डज नॉट ऑन द स्टॉक, सबसे फर्स्ट लाइन ही इसकी करेक्ट है कि सेलर जो है उसमें उसके पास कोई शेयर नहीं है, कोई डिलीवरी ली हुई नहीं है स्टॉक की, बट ही इज सपोज टू डिलीवर, लेकिन वो इन फ्यूचर सपोज कर रहा है कि वो उसको परचेस करेगा, वेदर वो इंट्राडे में परचेस करेगा या ऑन और बिफोर जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होगा फ्यूचर के केस में उस दिन वो उसको डिलीवरी लेगा। The next question, the buyer of an option cannot lose more than the option premium paid. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो बायर ऑफ द ऑप्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लूज कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लॉस कितना हो सकता है, जितना उसने प्रीमियम पे किया है उतना। ट्रू ओनली फॉर यूरोपियन ऑप्शन, ट्रू ओनली फॉर अमेरिकन ऑप्शन, ट्रू फॉर ऑल ऑप्शन और फॉल्स फॉर ऑल ऑप्शन। तो ये आंसर है ट्रू फॉर ऑल ऑप्शन। कैसे, हमने एक लाइक चार्ट में भी आपको ध्यान होगा, हमने चैप्टर 4th में एक चार्ट पढ़ा था, बायर और सेलर, रिस्क एंड रिवॉर्ड, है ना। सो बायर क्या होता है, प्रीमियम को पे करता है, प्रीमियम को पे करता है, एंड सेलर प्रीमियम को रिसीव करता है, मतलब प्रीमियम उसको रिसीव होती है, राइट। तो यहाँ पे जो बायर का रिस्क रहता है, मतलब अगर फॉर सपोज बायर ने कोई प्रीमियम 10 रुपीज़ में बाय की है ना, 10 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया है, तो मैक्सिमम ये डाउन कितना जा सकता है, 0। और सिमिलर केस देखते हैं, ये किसी सेलर ने सेल किया है इस बायर को, है ना, तो ये यहाँ पे सेलर का प्रॉफिट कब है, जब ये प्रीमियम डाउन साइड आएगी, और अगर अप साइड जाती है यहाँ पे सेलर का ये प्रॉफिट है और बायर का ये लॉस है, और अगर अप साइड प्रीमियम मूव करती है तो बायर के लिए ये प्रॉफिट कंडीशन है और सेलर के लिए ये लॉस की कंडीशन है, राइट। तो अगर हम रिस्क देखें बायर के लिए तो मैक्सिमम रिस्क उसको कितना है, 10 रुपीज़ का रिस्क है, मतलब जितना उसने प्रीमियम पे किया है उतना उसको रिस्क है। और अगर यही सिचुएशन हम सेलर के लिए रिस्क देखें तो लॉस, ये 10 रुपीज़ की प्रीमियम 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, दैट मीन्स सेलर के लिए रिस्क कितना है, अनलिमिटेड है, ओके। और अगर रिवॉर्ड की बात करें तो बायर के लिए रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट कंडीशंस कहाँ पर है, जब 10 रुपीज़ के अबव मूव करेगा, तो कितना मूव अबव कर सकता है, 100, 1000, 10,000 कितना भी कर सकता है ना। अभी हमको नहीं पता है कि कितना अपवर्ड मूव कर सकता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, रिवॉर्ड उसका अनलिमिटेड है। एंड सेलर के लिए रिवॉर्ड कितना है, सेलर के लिए प्रॉफिट कंडीशन कौन सी है, 10 रुपीज़ की प्रीमियम 0 हो जाएगी, बस इतना ही है,
तो जितना उसने प्रीमियम रिसीव किया है उतना उसके लिए रिवॉर्ड की कंडीशन है, तो दैट्स वाई ट्रू फॉर ऑल ऑप्शन। अब ये यूरोपियन में भी कॉमन है और अमेरिकन में भी कॉमन है, इवन कोई सा भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दे सबके लिए ये कंडीशन ट्रू होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल स्टेट, ये भी मैंने आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था। तो फर्स्ट वन कॉस्ट ऑफ कैरी, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैरी का फॉर्मूला याद रखिए या फिर प्राइस ऑफ फ्यूचर का फॉर्मूला याद रखिए, तो दोनों से ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, प्राइस ऑफ फ्यूचर इक्वल्स टू स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। What role do speculator play in the future market? फर्स्ट स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं? स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो कि लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं मार्केट में, है ना। मतलब उनके पास में कोई भी कैश में उनके पास में शेयर्स स्टॉक नहीं होता है, ओके। बट वो फ्यूचर मार्केट में क्या करते हैं, अपने प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग बाय या सेल पोजीशन क्रिएट करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि लिक्विडिटी बढ़ती है। लिक्विडिटी दैट मीन्स कि मार्केट की जो प्राइसिंग है ना, जो प्राइस मूवमेंट है वो उसका मोमेंटम इंक्रीज होता है। तो लिक्विडिटी को क्या करते हैं स्पेक्युलेटर्स, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके, तो हमको ऑप्शन फर्स्ट हम देखते हैं, दे टेक डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी एट एक्सपायरेशन। नो, वो कमोडिटी क्या, वो फ्यूचर स्टॉक किसी के भी ले सकते हैं। दे प्रोड्यूस द कमोडिटी ट्रेड एट द फ्यूचर एक्सचेंज, वो कहीं पे भी फ्यूचर एक्सचेंज पे कमोडिटी क्या, इवन स्टॉक्स की भी ट्रेड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि सिर्फ कमोडिटी में ही करेंगे। दे ऐड टू द लिक्विडिटी इन द फ्यूचर मार्केट, लिक्विडिटी इन द फ्यूचर मार्केट। दे ट्रांसफर देयर रिस्क टू द हेजर। नो, हेजर्स अपनी रिस्क जो है वो स्पेक्युलेटर्स को ट्रांसफर करते हैं, स्पेक्युलेटर अपनी रिस्क हेजर को ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो आंसर इज सी, दे ऐड लिक्विडिटी इन द फ्यूचर मार्केट। ओके, और ये वाला भी ध्यान रखना कि हेजर जो है ये अपनी रिस्क स्पेक्युलेटर को ट्रांसफर करते हैं, ना कि स्पेक्युलेटर हेजर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सोल्ड अ पुट ऑप्शन। ये भी हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे सेल किया है पुट ऑप्शन ऑन अ शेयर, द ऑफर पुट ऑप्शन इज ₹245। स्ट्राइक प्राइस हमको कितनी दे रखी है, 245 रुपीज की, एंड यू रिसीव्ड अ प्रीमियम ऑफ ₹49। अभी प्रीमियम कितने रुपीज की रिसीव की है हमने, 49 की, फ्रॉम द ऑप्शन बायर। थियोरेटिकली व्हाट could be the maximum loss on this position। तो अगर theoretically पूछा है यहाँ पर कि maximum loss कितना हो सकता है इस पोजीशन के लिए, तो फॉर सपोज अगर theoretically बात की जाए तो जो प्रीमियम है, ठीक है, कोई भी प्रीमियम किसी भी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम कितना मूव कर सकती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रीमियम है वो मैक्सिमम मूवमेंट दे सकती है जितना कि स्ट्राइक प्राइस है, उतना मैक्सिमम मूवमेंट दे सकती है थियोरेटिकली। हाँ, प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं तो ये कितना भी मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, थियोरेटिकली ये कितना मूवमेंट दे सकती है, प्रीमियम मैक्सिमम प्रीमियम कितना अप मूव कर सकती है, जितने का भी हमने स्ट्राइक प्राइस लिया है उतना। मतलब ये जो 49 की जो प्रीमियम है ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 245 तक जा सकती है। ओके, सो अभी अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये प्रीमियम तो रिसीव कर लिया है सेलर ने, मतलब 49 रुपीज तो वो प्लस है, और मैक्सिमम वो लॉस कितना कर सकता है, 245 रुपीज का कर सकता है। क्यों, क्योंकि अगर ये अपवर्ड मूव करेगी तो कितनी जा सकती है, 245 की, तो ये इसका मैक्सिमम लॉस हो गया, और इसमें से ऑलरेडी ये इतना प्रॉफिट ले चुका है। तो हम क्या करेंगे, 245 माइनस 49, क्योंकि ये उसका प्रॉफिट हो चुका है और मैक्सिमम लॉस वो इतना कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास में 196। Okay, so first answer is correct answer. The next question, current price of XYZ stock is 286 and ₹260, strike call is quoted at 45।
मतलब उनका ये कहना है कि कोई XYZ कंपनी है, ओके, जिसका स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, मतलब इक्विटी में उसका प्राइस कितना चल रहा है कैश मार्केट में, 286 रुपीज़ का चल रहा है, ओके, और स्ट्राइक प्राइस कितनी है, 260 रुपीज़ की है, एंड जो प्रीमियम उसकी चल रही है 260 वाले की, वो 45 रुपीज़ की चल रही है, ठीक है। देन व्हाट इज द इंट्रेंसिक वैल्यू, तो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी होगी। अब पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कॉल है या पुट है, तो ये कॉल है ना। देन हमने इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में में भी आपको याद होगा, हमने एक चीज पढ़ी थी कि इंट्रेंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी की ही कैलकुलेट होती है, राइट। ओटीएम की और एटीएम की जो स्ट्राइक प्राइस है, उसके लिए इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, उसके लिए कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं रहती, वो टाइम वैल्यू पे ही वर्क करता है। अब इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है, तो इंट्रेंसिक वैल्यू एक्चुअल प्रीमियम प्राइस होती है, मतलब कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन की कितनी प्रीमियम चलनी चाहिए, वो हमको किससे पता लगता है, इंट्रेंसिक वैल्यू से पता लगता है। और जो प्लस कुछ ना कुछ अगर प्रीमियम का जो फॉर्मूला रहता है, मे भी आपको ध्यान होगा, प्रीमियम का फॉर्मूला रहता है इंट्रेंसिक प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम जो ये डिफरेंस रहता है, वो टाइम वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए वो लोग बोलते हैं कि इसका टाइम वैल्यू कितना चल रहा है। तो सबसे फर्स्ट तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये वाला जो सिचुएशन है, ये इन द मनी का है या आउट द मनी का है ना। तो स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, 286 रुपीज़ का चल रहा है, और कॉल कितने का परचेस हुआ है, 260 का परचेस हुआ है। तो जब भी स्ट्राइक प्राइस कम होती है स्पॉट से, है ना, तो ये कॉल के लिए इन द मनी की कंडीशन होती है, राइट। अगर आप ये इसको यहाँ पे बना के चेक करेंगे तो ये 286 है, तो ये नीचे के लेवल पे आएगा 260, और हमने लाइक इसी काइंड का क्वाड्रेंट ऑप्शन में पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन में, ये वाला इन द मनी कंडीशन होती है और ये वाली आउट द मनी कंडीशन होती है कॉल के लिए। आई होप आपको रिमाइंड हुआ होगा इससे, है ना। तो ये इन द मनी, दैट मीन्स कि इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब ये इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी होगी, तो इंट्रेंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है यहाँ पर स्पॉट प्राइस, आप हो सके तो ये फॉर्मूले सब नोट कर लीजिए, माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो देन 286 माइनस 260, दैट मीन्स 26 इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू रहेगी। आंसर इज बी। The next question, an European call option gives the buyer the right but not the obligation to buy from the seller and underline at the prevailing market price on or before the expiry date। ठीक है, अब देखिए ये पूरा सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पे आपको कोई भी मिस्टेक नहीं दिखेगी, बट इसका आंसर जो है वो है फॉल्स। वाई फॉल्स, फॉल्स क्यों है, ये सही बात है कि कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय फ्रॉम द सेलर। ये वाली जो लाइन है ये गलत है। क्यों गलत है, सेलर से बाय करने के लिए राइट या ऑब्लिगेशन नहीं देता है मार्केट, सॉरी ऑप्शन। वो मार्केट में अंडरलाइन को, ये जो अंडरलाइन है इसको बाय या सेल करने का राइट या ऑब्लिगेशन देता है, प्लस एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑन और बिफोर द एक्सपायरी। ऑन और बिफोर हमको जो एक्सरसाइज करने का जो यूरोपियन है उसमें एक्सरसाइज कब हम कर सकते हैं, ओनली ऑन एक्सपायरी डेट। ऑन और ओनली ऑन आता है, नॉट बिफोर आता है, तो ये इसलिए फॉल्स है, ठीक है। पूरा सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है फर्स्ट सेंटेंस में, बट
द सेलर एंड अंडरलाइन एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, ये भी करेक्ट है, बट फ्रॉम द सेलर जो बोला है ये गलत है, बिकॉज बायर को राइट मिलता है टू बाय एंड अंडरलाइन एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। प्रिवेलिंग मतलब जो भी हम स्ट्राइक प्राइस यूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस वर्ड यूज किया गया है। एंड पुट ऑप्शन गिव्स द बायर अ राइट टू सेल, ये करेक्ट है। हाउ मच ऑफ द अंडरलाइन टू द राइटर ऑफ द ऑप्शन, मतलब ये कितनी अंडरलाइन मतलब कितना क्वांटिटी आप कर सकते हो, एनी क्वांटिटी, ओनली अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी, द स्पेसिफिक क्वांटिटी और लेस देन द स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफाइड क्वांटिटी और मोर देन द स्पेसिफाइड क्वांटिटी। तो ऑलवेज ध्यान रखना डेरिवेटिव्स की जब भी बात आती है, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड सब आ जाते हैं ना, तो अभी हम मेन फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर और ऑप्शन में जितना लॉट साइज रहेगा, जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट की साइज रहेगी, ठीक है, आप उतना ही क्वांटिटी बाय या सेल कर सकते हो, जो कि कौन डिसाइड करता है, एक्सचेंज डिसाइड करता है। और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है लॉट साइज, बट डिसाइड कौन करता है, एक्सचेंज करता है। तो ओनली specified quantity, answer is B. The next question, and in the money option is, in the money option में क्या होता है, an option with a negative intrinsic value, an option which cannot be profitability exercised by the holder immediately, an option with a positive intrinsic value, an option with a zero time value। अब इन द मनी के ऑप्शन के लिए इन सब में से कौन सा ट्रू है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो सिर्फ इन द मनी के लिए निकलती है और वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। तो इन द मनी, क्योंकि बोथ कॉल एंड पुट, अगर मैं दोनों के लिए फॉर्मूला आपको बताऊं तो ये बार में रहता है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, या फिर आप इसको स्ट्राइक माइनस स्पॉट भी बोल सकते हो, है ना, और ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहती है। फॉर ओटीएम और एटीएम इसको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट ज़ीरो होती है। एन ऑप्शन विथ अ डेल्टा ऑफ 0.5, अब यहाँ पे देखिए डेल्टा दे रखा है 0.5 का, ये आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको डेल्टा का फॉर्मूला याद होगा। तो will increasing in the value approximately by the how much if the underlying share price increases by 2, अगर किसी डेल्टा की वैल्यू 0.5 है तो उस ऑप्शन की वैल्यू मतलब उसकी प्रीमियम कितनी पॉइंट से इंक्रीज होगी, कितने पॉइंट से इंक्रीज होगी अगर शेयर का प्राइस 2 रुपए से बढ़ रहा है। तो अगर हर एक शेयर में जो मूवमेंट आ रहा है वो 2 रुपीज़ का आ रहा है, तो इस प्रीमियम कितनी बढ़ेगी। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यूनिट चेंज इन प्रीमियम अपॉन यूनिट चेंज इन अंडरलाइन। तो यूनिट चेंज इन प्रीमियम तो हमको पता नहीं है, होल अपॉन में चेंज इन अंडरलाइन, तो 2, और डेल्टा कितना दे रखा है 0.5 का, करेक्ट। तो ये जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2, दैट मीन्स 1, तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन आर। एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शन होते हैं, ऑलवेज इन द मनी होते हैं, नहीं आउट द मनी भी अवेलेबल होता है, एट द मनी भी अवेलेबल होते हैं। देन कस्टमाइज ऑप्शन, मतलब आप अपने मन चाहे कैसे भी ऑप्शन बना सकते हैं, नहीं ऑलवेज आउट द मनी ऑप्शन, नहीं इन द मनी भी होते हैं, हमने पहले ही इन द मनी वाले ऑप्शन, तो दैट इज फर्स्ट वन इज right answer, standardized option. Higher the price volatility of the underlying stock of the put option dash, higher would be the premium, lower would be the premium, nil, zero premium रहती है, volatility does not affect the put option। सबसे फर्स्ट तो आपको फैक्टर अफेक्टिंग प्रीमियम यदि याद होगा तो उसमें हमने volatility वाला पार्ट पढ़ा था। तो 5 फैक्टर्स होते हैं जो ऑप्शन की प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे पुट ऑप्शन है, मे बी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कॉल ऑप्शन, तो भी दोनों के लिए आंसर सेम है, यहाँ पे पुट है, बट अगर एग्जाम में कॉल भी आ जाता है तो भी दोनों के लिए आंसर सेम है कि जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो प्रीमियम भी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज टाइम वैल्यू जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
वॉलेटिलिटी के। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन which option is the strike price better than the market price, that is the price difference is the advantage to the option holder and therefore it's profitable exercise the option। तो जो अच्छा, ऐसा क्यों बोला जाता है कि इन द मनी की इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, मतलब आप उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हो कि पर्टिकुलर प्रीमियम कितनी चलनी चाहिए, बट एट द मनी और आउट द मनी की इंट्रेंसिक वैल्यू जो रहती है वो जीरो रहती है। ये जितनी भी आउट द मनी और एट द मनी जो प्रीमियम चल रही होती है, करेक्ट, तो वो पूरी डिपेंड होती है टाइम वैल्यू पे, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा दूर एक्सपायरी होती है उतनी ज़्यादा प्रीमियम अप रहती है, जितनी ज़्यादा नज़दीक एक्सपायरी आती जाती है उतनी ज़्यादा प्रीमियम जो है वो कम मिलती है आपको, या उतनी फास्ट वो फॉल होती है। तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज कि जो इन द मनी है, जो ऑलरेडी प्राइस हो चुका है ना, हम उस पर वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, उस पर हम उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हम फ्यूचर नहीं पता लग कर सकते हैं कि फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस क्या जा सकता है, मे बी अप जा सकता है, मे बी डाउन जा सकता है। तो इसलिए अगर सेफ साइड देखा जाए ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, तो जो इन द मनी ऑप्शन रहता है वो सेफ होता है एज कंपेरेबल टू OTM और ATM। वाई? क्योंकि वो कंप्लीटली टाइम वैल्यू पे डिपेंड करता है। जो इन द मनी की प्रीमियम्स होती हैं वो इंट्रेंसिक प्लस टाइम वैल्यू पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे एक्सपायरी आती जाती है वैसे वैसे वो अपनी एक्चुअल इंट्रेंसिक वैल्यू पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर ये आएगा इन द मनी ऑप्शन। देन नेक्स्ट, मिस्टर एक्स परचेज 100 पुट ऑप्शन ऑन स्टॉक एस एट 30 रुपीज। अभी कोई मिस्टर एक्स है, उन्होंने 100 पुट ऑप्शन, 100 मतलब यहाँ पे ये क्या दे रखा है, लॉट साइज दे रखा है, ऑन स्टॉक एस, कोई स्टॉक एस उन्होंने परचेज किया है एट 30 रुपी पर कॉल, मतलब उनको पर कॉल के लिए प्रीमियम कितनी पे करनी पड़ी, 30 रुपीज। और यहाँ पे सी भी लिख देते हैं कि कॉल उन्होंने परचेज किया विथ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 280 रुपीज, और स्ट्राइक प्राइस उन्होंने कितना चूज किया है, 280 का चूज किया है। इफ ऑन एक्सरसाइज डेट द स्टॉक प्राइस इज 350, अगर एक्सरसाइज डेट वाले दिन जो स्टॉक प्राइस चल रहा होगा वो कितना चलता है, 350 रुपीज चलता है। कब? एक्सरसाइज मतलब एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, तो इग्नोरिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाए तो मिस्टर एक्स क्या चूज करेंगे, टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, मतलब ऑप्शन को बंद कर देंगे, क्लोज सेल कर देंगे डायरेक्टली, नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, मे और मे नॉट द एक्सरसाइज द ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन वेदर ही इज इन होम टाउन और नॉट एट दैट टाइम, मे और मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द वेदर ही लाइक द कंपनी एस और नॉट। अब ये लास्ट के दो आंसर तो हम कुछ से ही इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, लाइक कॉमन सेंस से, कि इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ऑब्वियस उन्होंने पोजीशन बनाई है, एक्सपायरी वाले दिन उनको कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी को पसंद करें या ना पसंद करें, चाहे वो अपने होम टाउन में रहें, ऑफिस में रहें, या अपने रेसिडेंशियल प्लेस पे रहें, या गार्डन में वॉक करते रहें, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये दोनों तो नहीं ही है, ये ऑप्शन ही गलत है। बचे ये दो ऑप्शन, टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, मतलब वो अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज कर देंगे, छोड़ देंगे, ऐसे ही जाने देंगे, या फिर नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, और एक्सरसाइज के लिए नहीं उसे छोड़ेंगे, है ना। तो इसका जो आंसर है 28 का, दैट इज बी, नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये 280 का उन्होंने स्ट्राइक चूज करा था कॉल का, और स्पॉट प्राइस कितना चल रहा होगा, 350, मतलब इन द मनी की कंडीशन है। और अगर हम यहाँ पे इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू देखें, इंट्रेंसिक वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा, 350 माइनस 280, तो दैट मीन्स ये अराउंड 70 रुपीज का आएगा, है ना। तो अगर 30 रुपीज का प्रीमियम उन्होंने पे किया है, और अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं अपनी पोजीशन को एक्सपायरी के बाद क्लोज करते हैं या एक्सपायरी में छोड़ देते हैं,
तो वो कितना उनको प्रीमियम रिसीव होगा, अराउंड 70 का। दैट मीन्स उनको जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा, 70 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो इसलिए नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, मतलब वो अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। किस दिन, एक्सरसाइज डेट के दिन वो उसको ऐसे ही जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी, जो भी उन्होंने पोजीशन लिया है उस पर उनको चार्जेस कट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कॉल सीरीज ऑफ XYZ, तीन कॉल सीरीज चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है वो जनवरी, फरवरी एंड मार्च आर कोटेड, विच विल हैव द लोएस्ट प्रीमियम, इन तीनों में से सबसे कम प्रीमियम किसकी रहेगी। तो अगर आपको ध्यान है तो मैं बार बार बोलती हूँ कि जितनी दूर की एक्सपायरी रहेगी, राइट, उतनी ज़्यादा प्रीमियम की प्राइस रहेगी, जितनी लाइक क्लोज एक्सपायरी रहेगी उतनी कम प्रीमियम रहेगी। तो सबसे क्लोज एक्सपायरी किसकी रहेगी, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की। तो आंसर इज ए। विच इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम फॉर द यूनिट चेंज इन इंटरेस्ट रेट। इफ अगर आपको ट्रिक्स याद होंगी ऑप्शन ट्रिक की, तो आप जैसे इंटरेस्ट रेट देखोगे आप रो को टिक कर दोगे, आर वॉलेटिलिटी, वी वेगा, राइट। थीटा का आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि थीटा के लिए मैंने क्या दिया था एंड गामा के लिए मैंने क्या ट्रिक दिया था। तो ये दोनों का आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मे बी यहाँ पे रो पूछा है एग्जाम में, आपको वेगा का पूछ लें या थीटा का पूछ लें या डेल्टा का पूछ लें या फिर गामा का पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सेल अ पुट ऑप्शन विथ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 245, यहाँ पे ये पीई पुट सेल करने के लिए बोल रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस कितना दिया हुआ है, 245 रुपीज का। ओके, 245 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है। देन प्रीमियम दिया हुआ है आपको 40 रुपीज का। हाउ मच इज द मैक्सिमम गेन दैट यू may have on expiry of this position। तो आप कितना मैक्सिमम गेन यहाँ से ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट सेल है, तो जितना उसने प्रीमियम रिसीव किया है, 40 रुपीज का प्रीमियम उसने रिसीव किया है, उतना ही उसका क्या है, रिवॉर्ड है, राइट। ऑप्शन राइटर के लिए हमने पढ़ा था कि उसका रिवॉर्ड क्या होता है, रिवॉर्ड इज इक्वल टू प्रीमियम रिसीव। तो जितना उसने प्रीमियम रिसीव किया है उतना उसका प्रॉफिट होगा। तो ऑब्वियसली ये सेल किया हुआ है पुट, तो प्रीमियम कितना रिसीव किया होगा, 40 रुपीज का, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट उसको कितना है, 40 रुपीज का है। इफ एन इन्वेस्टर बाय अ कॉल ऑप्शन विद द लोअर स्ट्राइक प्राइस, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि इन द मनी का कॉल जो है वो बाय किया है और सेल किया है अनादर कॉल ऑप्शन एट द हायर स्ट्राइक प्राइस, मतलब OTM का, आउट द मनी का स्ट्राइक प्राइस जो है वो सेल किया है कॉल का। तो ये कौन सी, और बोथ जो दोनों ही किया हुआ है ये सेम अंडरलाइन पे है और सेम एक्सपायरेशन है। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है, राइट। अगर आपको ध्यान होगा तो हम यहाँ पे अगर इन द मनी का कॉल बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स हम बुलिश प्रिडिक्ट कर रहे हैं मार्केट को, और एक हायर लेवल पे हमको लगता है कि इस लेवल तक मार्केट एक्सपायरी तक जा सकता है। तो एट द मनी की जो प्रीमियम रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इन द मनी की प्रीमियम की कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी, तो उसका कुछ ना कुछ प्राइस चल रहा होगा। तो यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट में हम पोजीशन को कट करेंगे, प्लस जो हमने सेल किया है वो अगर ATM वाले दिन 10 रुपए की जगह हमको 8 रुपए पे भी मिलती है तो भी हम प्लस में रहेंगे। तो दैट मीन्स हम मार्केट को क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बुलिश प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इट्स अ बुलिश स्प्रेड। और अगर ऑप्शन वाला चैप्टर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने हर एक का ट्रिक बताया है, तो भी आप कैसे क्रिएट करते हैं अगर आपको वो याद है तो ये इजीली सॉल्व होगा। Next question, on the derivative exchange, all order enter on the trading system are at the price exclusive of brokerage। ये ट्रू है, हमने ट्रेडिंग सिस्टम में पढ़ा था।
कि जो वर्क स्टेशन पे जितने भी हम ऑर्डर पंच करते हैं तो वहाँ पे जो प्राइस रिफ्लेक्ट होता है वो ब्रोकरेज एडेड नहीं होता है। ब्रोकरेज कब, ब्रोकरेज एंड जो टैक्स रहता है, टैक्स मतलब एसटीटी जो रहता है, सर्विस ट्रांजैक्शन टैक्स प्लस जीएसटी, है ना, और प्लस यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है। तो ये तीनों जो रिफ्लेक्ट होते हैं ये कहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट पे, जो उसको क्लाइंट को एट द एंड ऑफ द डे, सेम डे जो ट्रांजेक्शन किया है उसी के सेम डे उसको रिसीव होता है थ्रू इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब कि ईमेल पे उसको रिसीव होता है। तो दिस इज ट्रू। द नेक्स्ट, अ ट्रेडर हैज बॉट 100 शेयर ऑफ XYZ एट ₹780 पर शेयर, मतलब किस कोई XYZ कंपनी है ना, उसका 780 रुपीज़ पे 100 क्वांटिटी किसी क्लाइंट ने परचेज किया है। ओके, ही एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो अप, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका प्राइस क्या होगा, 780 के अबव मूव करेगा। बट ही वॉन्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इफ द प्राइस फॉल, लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है ना। तो प्रोटेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट क्या यूज करते हैं, स्टॉप लॉस यूज करते हैं, सॉरी हमने स्पॉट लिख दिया। सो स्टॉप लॉस यूज करते हैं, इसको SLV बोला जाता है शॉर्ट में, है ना। तो स्टॉप लॉस यूज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ही डज नॉट वांट टू लूज मोर देन 1000 रुपीज, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितने रुपए का कर सकता है, 1000 रुपए का कर सकता है, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकता है उसकी लॉन्ग पोजीशन पे। तो व्हाट शुड बी द ट्रेडर डू, तो ट्रेडर क्या करेगा, पहले हम आंसर पढ़ लेते हैं। प्लेस अ लिमिट सेल ऑर्डर फॉर 100 शेयर ऑफ XYZ, प्लेस अ स्टॉप लॉस। हाँ, ये क्योंकि उसको अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना है, दैट मीन्स ये वाला जो आंसर है ये हमारा करेक्ट है ना। अब वो कितने का स्टॉप लॉस लगाएगा ये कैलकुलेट, यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है स्टॉप लॉस वाला, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर लाइक दो कोई से ऐसे ऑप्शन होते हैं जिन दोनों में स्टॉप लॉस दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो अगर वो 1000 रुपये का लॉस कर सकता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि पर शेयर वो कितना लॉस बियर कर सकता है। तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी उसने बाय की थी, तो 1000 रुपीज़ को 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पर शेयर का लॉस मिल जाएगा कि पर शेयर लॉस वो कितना बियर कर सकता है, राइट। तो ये कितना आ गया, 10 रुपीज़ का। ओके, अब यहाँ से मतलब अगर फॉल होता है 10 रुपये का तो बस वो क्लाइंट उतना ही झेल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बियर कर सकता है लॉस। तो 780 माइनस 10, तो ये आ गया आपका 770। यहाँ पर आंसर में भी 770 पर शेयर, मतलब कि वो 770 रुपीज़ पे अपना स्टॉप लॉस बीट कर देगा। Then next question, trader A want to sell 20 contract of August series at ₹4500, मतलब कोई ट्रेडर A है, ओके, जो 20 कॉन्ट्रैक्ट क्या करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है। 20 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 20 लॉट भी आप यूज कर सकते हो, सेल करना चाह रहा है अगस्त सीरीज का। ओके, किस प्राइस पे, 4500 पे। देन ट्रेडर बी, जो ट्रेडर बी है वो 17 कॉन्ट्रैक्ट सेल करना चाह रहा है सितंबर सीरीज का। ओके, किस प्राइस पे, 4550। लॉट साइज जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट का है वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉट साइज कितना दे रखा है, 50 का लॉट साइज दे रखा है। मतलब जो क्वांटिटी क्लाइंट को मिनिमम क्वांटिटी परचेज करनी पड़ेगी वो 50 करनी पड़ेगी। द इनिशियल मार्जिन फिक्स्ड, मतलब जो इनिशियल मार्जिन फिक्स है वो कितना है, 6% है। ओके, देन हाउ मच इनिशियल मार्जिन इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम बोथ दिस इन्वेस्टर, मतलब ये जो ट्रेडर ए है और ट्रेडर बी है इनसे कितना मार्जिन कलेक्ट करना है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है ना। और दोनों का आपको सम देना है, ए और बी का जो भी सम आएगा वो आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगी हमको, राइट। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम निकालेंगे पहले
ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है, जो टोटल अमाउंट उसको चार्ज होगा वो। तो सबसे पहले तो हमने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्राइस इंटू लॉट साइज, है ना। तो प्राइस इंटू लॉट साइज मतलब 4500 प्लस 50, ओके। और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए था, अगर उसके पास मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हैं तो जितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ए के पास कितना है 20। इसी तरीके से हम बी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 4550, सॉरी ये इंटू है, इंटू 50। टोटल किसके पास, टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं 17, तो ये इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इनिशियल मार्जिन निकालना है, और इनिशियल मार्जिन कितना दे रखा है 6% दे रखा है, और दोनों का सम ही निकालना है। तो आप क्या करोगे, ए की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू प्लस बी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ये आप फाइंड आउट करोगे और इंटू 6% निकालोगे इसका। 6% मतलब 6 डिवाइडेड बाय 100, है ना, परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो ये जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी ये इसका आंसर होगा। अब मैं आंसर बता देती हूँ, नहीं आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। मैंने पूरा आपको लाइक थ्योरेटिकल बता दिया है कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा क्वेश्चन, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे और उसके आगे आंसर लिखेंगे। The next question, a member has two clients C1 and C2. C1 has purchased 800 contracts, C2 has sold 900 contract. अब देखिए यहाँ पे मेंबर के लिए बात की गई है, देखो तो ये ट्रेडिंग मेंबर वाला जो चैप्टर है या क्लियरिंग मेंबर वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है ये। तो C1 जो है क्लाइंट फर्स्ट है, उसने 800 कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रखे हैं, 800 कॉन्ट्रैक्ट उसने बाय कर रखे हैं। और C2 क्लाइंट जो है उसने 900 कॉन्ट्रैक्ट मतलब कर रखे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं। व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ओपन पोजीशन फॉर द मेंबर टुवर्ड्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने पढ़ा था कि दोनों क्लाइंट की अपनी अलग अलग ओपन पोजीशन है, तो सम होके जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपको आंसर 1700। आंसर इज बी। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आई थिंक कि आपको जो क्लियरिंग मेंबर वाला चैप्टर है वो एक बार फिर से उसका वीडियो आपको देखना चाहिए, बिकॉज वहां पे मैंने ये क्लियर किया है कि ये कैसे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिफॉल्टिंग मेंबर क्लाइंट पोजीशन कुड बी ट्रांसफर टू। जो भी फॉर सपोज अगर कोई क्लाइंट की डिफॉल्ट पोजीशन है तो वो किससे ट्रांसफर होती है, तो ये सबसे फर्स्ट एक सॉल्वेंट मेंबर को फॉरवर्ड की जाती है, ठीक है। क्लाइंट पोजीशन कैन नॉट बी नीटेड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर व्हाइल कैलकुलेटिंग इनिशियल मार्जिन ऑन द डेरिवेटिव सेगमेंट। मतलब जो क्लाइंट्स की पोजीशन है, क्लाइंट ए और बी की पोजीशन, एक ने बाई किया एक ने सेल किया, तो आपस में वो नीटेड ऑफ नहीं होगी जब भी हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियल मार्जिन को। तो इसका आंसर है ए, ट्रू, है ना। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, दोनों को हमने सम किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क टू मार्केट मार्जिन आर कलेक्टेड। ये हम आई थिंक बहुत बार पढ़ चुके हैं ऑन डेली बेसिस, है ना। मार्क टू मार्केट डेली बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है। वैल्यू एट रिस्क मेजर्स, वैल्यू एट रिस्क क्या मेजर करती है, वैल्यू ऑफ प्रोप्राइटरी पोर्टफोलियो, मतलब सिर्फ जो ट्रेडिंग मेंबर का पोर्टफोलियो होता है उसी की वैल्यू ये निकालती है, मेजर करती है। रिस्क लेवल ऑफ द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का रिस्क लेवल रहता है वो मेजर करती है। नेटवर्थ ऑफ एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के नेटवर्थ को ये मेजर करती है। क्रेडिट रेटिंग ऑफ एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की कितनी क्रेडिट रेटिंग है इसको मेजर करती है। तो ये एक्चुअल वैल्यू एट रिस्क ही मेजर करेगी ना, तो रिस्क लेवल ऑफ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। आंसर इज बी। Next question, a penalty or suspension of the registration of a stockbroker from derivative exchange segment under the SEBI stockbroker regulation 1992 can be take place if। अब
पेनल्टी और सस्पेंशन कब हो सकता है स्टॉक ब्रोकर का, अगर कुछ भी डिफॉल्ट निकलता है तो सेबी के थ्रू, तो वो कब कब हो सकता है। फर्स्ट, द स्टॉक ब्रोकर फेल्स टू पे फीस, इस टाइम पे भी हो सकता है। द स्टॉक ब्रोकर वायलेट द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें भी उसका सस्पेंशन हो सकता है। द स्टॉक ब्रोकर इज सस्पेंडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक एक्सचेंज पे से सस्पेंड हो जाता है स्टॉक ब्रोकर तो भी उसको पेनल्टी या सस्पेंशन चार्ज लग सकता है। इन एनी केस ऑफ द अबव सिचुएशन, तो आंसर इज डी की अबव में से कोई सी भी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो तीनों ही सिचुएशन में उसको पेनल्टी और सस्पेंशन चार्ज लग सकता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑन अ डेरिवेटिव एक्सचेंज बिकम अ लीगल काउंटर पार्टी टू ऑल ट्रेड एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गारंटिंग सेटलमेंट फॉर ऑल ओपन पोजीशन। ये जब हमने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसका सबसे फर्स्ट सेंटेंस ही यही था, तो दैट इसका आंसर है ट्रू, कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो रहता है वो एज अ काउंटर पार्टी बिहेव करता है और वो फाइनेंशियल का सेटलमेंट, मतलब जो भी फाइनेंस है, जो भी पैसे का इन और आउट है उसका सेटलमेंट की गारंटी भी देता है। नेक्स्ट, इनिशियल मार्जिन कलेक्शन इज मॉनिटर्ड बाय, अब जो इनिशियल मार्जिन कलेक्ट होता है वो किसके थ्रू मॉनिटर होता है, आरबीआई, आरबीआई बैंक्स देखती है, सेबी रेगुलेशन एक्ट्स देखती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ही इनिशियल मार्जिन कलेक्शंस का देखती है ना, और मार्जिन ऑफिस ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लिक्विड असेट मेंटेन बाय मिस्टर ए, क्लियरिंग मेंबर, एक कोई क्लियरिंग मेंबर है मिस्टर ए जिसने कि हायर अपना लिक्विड असेट रख रखा है एज कंपेरेबल टू मिस्टर बी, तो दोनों में से किसको कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मिस्टर ए कैन enjoy higher exposure level in future than Mr. B. B can enjoy higher exposure level in future than A. Both A and B enjoy the same exposure. No need to maintain liquid asset for exposure in derivative market. सबसे फर्स्ट तो ये जो लास्ट वाला है ये गलत है, बिकॉज अगर आपको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है तो आपको लिक्विड असेट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। विदाउट लिक्विड असेट्स आप पोजीशन नहीं बना सकते हो मार्केट में या डेरिवेटिव्स में, और जिसका ज़्यादा लिक्विड असेट रहेगा ऑब्वियस है उसको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, ऑब्वियस है उसको लिवरेज ज़्यादा मिलेगा। फॉर सपोज अगर ए के पास, ए ने 1,00,000 करोड़ का अमाउंट दे रखा है और बी ने 50,000 करोड़ का लिक्विड असेट दे रखा है, तो आप कौन सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, मिस्टर ए सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं राइट, और मिस्टर बी थोड़ा कम रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके पास लिक्विड असेट कम है। अगर कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो आप कहाँ से कलेक्ट करोगे अगर दोनों को सेम लिवरेज दे दोगे तो, है ना, तो उनकी जो रिस्क कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप लिवरेज दोगे, तो ए की रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसलिए आप इसको एक्सपोजर ज़्यादा दे सकते हो, तो मिस्टर ए कैन एंजॉय हायर एक्सपोजर लेवल इन फ्यूचर बी, मिस्टर बी, आंसर इज first. Next question, on the clearing council of the clearing corporation of the derivatives segment broker members are allowed, यहाँ पे लिखा है कि broker members allowed है, लेकिन हमने जब पढ़ा था तब ये पढ़ा था कि clearing council और जो trading member council रहते हैं उनमें कोई भी member common member नहीं हो सकता है, सेपरेट मेंबर हों। और अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा है तो वहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि इसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आंसर इज फॉल्स। क्लियर जो ब्रोकर मेंबर है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में अलाउ नहीं रहते हैं, ना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का मेंबर ट्रेडिंग मेंबर में अलाउ रहता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड गारंटी फंड TGF एट द एक्सचेंजेस, क्या होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, टू गारंटी सेटलमेंट ऑफ द बोनाफाइड ट्रांजेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द एक्सचेंज, to inoculate confidence in the mind of the market participant, to protect interest of the investor in securities, all of the above, answer is all of the above। ट्रेड गारंटेड फंड के अराउंड 6 या 5 पॉइंट्स हैं, अगर वो आपने पढ़े होंगे। ट्रेड गारंटेड फंड एक्चुअल होता ही इसलिए है कि अगर कुछ भी लॉसेज होते हैं, ड्यूज बचते हैं तो वो ट्रेड गारंटेड फंड्स में से एडजस्ट किए जाते हैं और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू एट रिस्क प्रोवाइड, वैल्यू एट रिस्क क्या प्रोवाइड करती है, लास्ट हमने पढ़ा था क्या मेजर करती है, ये है कि वो क्या प्रोवाइड करती है, मतलब हमको क्या बताती है वैल्यू एट रिस्क।
ओके, सो फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लॉस, यानी कि जो मैक्सिमम लॉस एक्सपेक्टेड होता है पर्टिकुलर पोजीशन पे, वो हमको बताती है विच मे बी इंक्वायर्ड बाय अ पोर्टफोलियो ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज विच आर वेरी रिस्की, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज कैसे बताएगी जो कि रिस्की है। वैल्यू एट रिस्क हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब हम रिस्क लेवल पता कर रहे हैं, रिस्क लेवल पता कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उस पर्टिकुलर पोजीशन में हमको लॉस कितना हो सकता है हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और उतना हम मार्जिन कलेक्शन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू ऑफ स्पेक्युलेटिव स्टॉक, जो स्टॉक ज़्यादा वॉलेटाइल ट्रेडिंग जिनमें ज़्यादा हो रहा है उसकी वैल्यू बताती है। नहीं, ये सभी की वैल्यूज बताती है, सभी पे आप वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इलिक्विड स्टॉक इन द पोर्टफोलियो, मतलब जो आपके पोर्टफोलियो में इलिक्विड स्टॉक है वो बताते हैं। तो अगर हम सिर्फ इसमें आपने कुछ पढ़ा भी नहीं हो और आप यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करेंगे, तो जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट आंसर है कि आपको एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लॉस वैल्यू एट रिस्क प्रोवाइड करती है, क्योंकि पोर्टफोलियो की वैल्यू तो करंट मार्केट से पता लगेगी ना कि मार्केट में करंट वैल्यूज क्या चल रही है। वैल्यू ऑफ स्पेक्युलेटिव स्टॉक कैसे पता चलेगा, बायर और सेलर की डिमांड से पता लगेगा। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज विच आर वेरी रिस्की, वो कैसे पता लगेगा, जिसमें कम डिमांड होगी तो वो वहां से पता लगेगा। तो ये तीनों ही आंसर गलत है, सबसे फर्स्ट वाला जो आंसर है दैट वन इज करेक्ट। हु इज एलिजिबल फॉर क्लियरिंग ट्रेड इन इंडेक्स ऑप्शन, कौन इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड क्लियर कर सकता है। ऑल इंडियन सिटीजन, सभी जितने भी लोग हैं इंडिया में सब कर सकते हैं। ऑल मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स हैं वो सब कर सकते हैं। ऑल नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी नेशनल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सब कर सकते हैं। ओनली मेंबर हु आर रजिस्टर्ड विद डेरिवेटिव सेगमेंट एज क्लियरिंग मेंबर कैन सेटल द ट्रेड। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, इफ प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीजेस, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है, देन मार्जिन अमाउंट ऑफ द बायर ऑफ दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डेबिटेड फॉर द लॉस। तो जो मार्जिन अमाउंट रहता है बायर का वो डेबिट होता है एज अ लॉस। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी फ्यूचर है ना, फॉर सपोज 100 रुपये का उसका प्राइस चल रहा है XYZ कंपनी का, इसके लिए आपको मार्जिन फर्स्ट डे लग रहा था 50,000। ठीक है, अब ये XYZ कंपनी 99 रुपीज पे क्लोज होती है ना, तो दैट मीन्स आपका 1 रुपये यहाँ पे माइनस में क्लोजिंग दिया है। तो इस केस में क्या होगा, इसका ऐसा कहना है कि ये जो -1 पॉइंट है, ये आपने जो 50,000 मार्जिन प्रोवाइड किया है, फॉर सपोज आपने 1000 क्वांटिटी परचेज किया है, तो मतलब 1000 रुपये आपने लॉस में पोजीशन क्लोज किया है, मतलब 330 पे जो पोजीशन क्लोज हुई है, जो प्राइस क्लोज हुआ है स्टॉक का, वो 99 रुपीज पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ से जो 1000 रुपीज है वो इस मार्जिन में से कलेक्ट करेंगे, है ना, वो इस मार्जिन में से माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 49K हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट प्रीवियस डे पे जो प्राइस कैलकुलेशन आएगा वो 99 के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो ये जो है यही रूल फॉलो किया जाता है एंड डेली बेसिस पे इसी के अकॉर्डिंग मार्जिन जो है, इनिशियल मार्जिन जो है वो कैलकुलेट होती है, जो भी प्रीवियस डे का प्राइस रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑटोमेटिक जो आपने फर्स्ट डे 50K दिया था वो ऑटोमेटिक 49K हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो आंसर इज ट्रू कि हाँ ऐसा ही होता है। When establishing a relationship with a new client, the trading member take responsibility step to assess the background, genuineness, beneficial identity, financial soundness of such person and his investment trading objectives. आंसर इज ट्रू कि जब भी आप कोई रिलेशनशिप किसी क्लाइंट के साथ मेंटेन करते हो तो आपको उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है। ये हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, अकाउंटिंग एंड नो सॉरी, ये हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है हमने कि क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर जो है वो किस तरीके से किया जाता है। तो आंसर इज ए ट्रू। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे,
बट फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आई ट्राई कि मैं उसको आपको वेरीफाई कर सकूँ, रिजॉल्व कर सकूँ आपके लिए उसे। एंड ये जो क्वेश्चंस थे ये सारे सैम्पल क्वेश्चंस थे, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चंस थे, बट इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट और थोड़ा सा लैंग्वेज जो रहता है वो इनडायरेक्टली यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज होता है। और समटाइम्स क्या होता है कि आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है बट वो 3-4 बार आपसे पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। मैक्सिमम इस तरीके के क्वेश्चन ऑप्शन वाले चैप्टर्स से आते हैं, इन द मनी आउट द मनी को लेकर। तो वो आप अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एंड बोनस स्टेप ये है कि आप जब भी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, ओके, आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं तो आप जो हमारा कॉल और पुट वाला जो मैंने आपको चार्ट बताया है तो वो आप जाते से ही बना लीजिए, तो आपको कभी भी आप इन द मनी और आउट द मनी और एट द मनी में कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको कभी भी नहीं होगा। और प्लस या फिर आप ये वाला अगर आपको चार्ट ध्यान में रहता है कि स्ट्राइक प्राइस इज स्मॉलर देन स्पॉट प्राइस, तो ये कॉल की इन द मनी होती है, आपको जो भी सुटेबल लगता है, मैंने दोनों ही तरीके से आपको बताया, तो आप पहले से ही बना लें चार्ट। प्लस आप ऑप्शन ग्रीक्स भी पहले से ही नोट करके रख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ग्रीक से भी क्वेश्चन आता है। तो जो जो चीज़ें ऐसी लगती हैं आपको कि हाँ ये हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, तो आप पहले से ही उसको कहीं पे एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के बाद आपको जैसे ही आपकी डेस्क मिल जाती है तो सबसे फर्स्ट काम आप वो करें, बिकॉज 2 आवर्स का टाइम ना बहुत होता है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नॉर्मली 10 to 15 न्यूमेरिकल्स आते हैं, बाकी सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, सब बेसिक बेंचमार्क आपको प्रोवाइड करते हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स का। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।